इस कहानी की शुरुआत वैसे तो काफी समय पहले हुई थी, लेकिन इसमें गंभीर मोड़ अभी हाल में ही आया। एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं काफी सक्रिय था, उसकी एक महिला सदस्य से जान पहचान थी, जिनका नाम निधि था। वो अपने जीवन में काफी उथल पुथल का सामना कर रही थी। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए कभी उनसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं। एक दिन दोपहर में उनका फोन आया कि क्या आपसे मिलना हो सकता है, तो मैंने हाँ में जवाब दिया। वो और मैं एक ही शहर में नौकरी करते हैं, ये मुझे पता था। 5 बजे के बाद मिलने का बोला तो वो बोली कि आप 14 सेक्टर की मार्केट में मिल जाना। मैंने इसके लिए हाँ कर दी। ऑफिस से निकलकर मैं सेक्टर 14 के मार्केट में गाड़ी पार्क ही कर रहा था कि वो महिला आती दिखाई दी। पास आकर बोली कि आप समय के बड़े पाबंद हैं। मैंने कहा कि जब किसी से वायदा किया है तो उसको पूरा करना ही पड़ता है, फिर आप तो परिचित हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। इसके बाद हम दोनों एक रेस्तरां में जाकर बैठ गए। कॉफी ऑर्डर करने के बाद दोनों आराम से बैठे तो मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उनको देखा, तो वो बोली कि आपसे कुछ राय लेनी थी। मुझे आपका जिंदगी के प्रति नजरिया पसंद है। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो बोली कि ये बात सबके सामने नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको यहां बुलाया है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली कि मेरा वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, तलाक का केस चल रहा था। अब मुझे तलाक मिल गया है। अब मेरे ऊपर कई फैसले लेने का बोझ आ गया है। समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो यही सोचा कि आपसे राय लेकर देखती हूं। मैं चुप रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मुझे चुप देखकर वो बोली कि कुछ ज्यादा ही तो नहीं मांग रही हूं आपसे। मैंने ना में सर हिलाया तो वो बोली कि सोचती हूं लड़के को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दूं। लड़की अभी छोटी है, उसे कुछ समय बाद अपने से दूर भेजने की सोचूंगी। मैंने कहा कि बात तो सही सोची है, लेकिन आपके ऑफिस जाने के बाद लड़की की देखभाल कौन करेगा? वो बोली कि ज्यादातर तो मेरी मां मेरे साथ रहती ही है, वही उसकी देखभाल करेगी। आपको मेरे साथ बेटे को छोड़ने नैनीताल चलना पड़ेगा। मैं कोई निर्णय करने वाला ही था कि वो बोली कि आपकी हाँ समझू। मैंने कहा कि आप मुझे पहले बता देना। वो बोली कि हाँ ये तो मैं करूंगी ही। वेटर कॉफी रखकर चला गया। दोनों कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि कुछ और लेना है, तो वो बोली कि आज नहीं। आज तो आपकी हाँ ने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। बाद में कभी आराम से कुछ खाएगे पिएगे। ये सुनकर मैं मुस्कुराया तो वो बोली कि क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं चुप रहा तो वो बोली कि ऐसा मौका नहीं दूंगी आपको कि आप मुझे झूठा समझे। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें आश्वस्त किया। हम दोनों रेस्तरां से निकलकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। निशा को अपने लड़के का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में कराना था। एक दिन उनका फोन आया कि आपको कष्ट दे रही हूं, आपको 2 दिन के लिए मेरे साथ नैनीताल चलना है। वहां पर लड़के का एडमिशन करवाना है, आपका साथ चाहिए। मैंने कहा कि मैं चला चलूंगा। 2 दिन बाद हम तीनों कार से नैनीताल पहुंच गए। वहां पर स्कूल में लड़के का एडमिशन करवाकर हम दोनों रात को झील के किनारे घूमने निकल गए। रात को रोशनी से चमचमाती नैनी झील बहुत रोमांटिक लगती है। मैं और निधि दोनों धुंध में डुबी मॉल रोड कर चहलकदमी करने लगे। राह में निधि बोली कि मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों लगा आपको, तो वो बोली कि मैंने आपसे आपकी हाँ या ना नहीं पूछी और बस आप तो चलने के लिए कह दिया। अगर मैं नहीं आना चाहता तो आपको मना कर देता। मैं स्पष्टवादी हूं। आपके मेरे बारे में पता है। निधि ने सर हिलाया। हम दोनों ऐसे ही घूमते रहे। हाल में ही तलाकशुदा हुई महिला के साथ मैं नैनीताल की झील के पास घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। नैनीताल से आने के बाद कई बार निधि से मिलना हुआ, लेकिन हर बार हम लोग ग्रुप के मीटअप में ही मिल पाए थे। टेलीफोन पर ही बातचीत में निधि से हालात पता चल पाते थे। निधि अपने साथ हो रही बातों को मुझसे साझा करती थी। मैं अगर कोई सहयोग होता था तो कर देता था।
अगर वो कोई सुझाव मांगती थी तो वो भी फोन पर ही दे देता था। निधि से व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। निधि मिलने को कहती तो थी, लेकिन मैं ऑफिस से शाम को बहुत देर से निकल पाता था, इसलिए शाम को मिलना हो ही नहीं पा रहा था। तलाक लेने के बाद निधि अकेली हो गई थी। सारे काम उन्हें अपने आप ही करने पड़ रहे थे। मैं साथ होने के बावजूद हर समय उसकी सहायता नहीं कर पाता था। मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन समय की कमी होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में अब गहराई आ रही थी। हम दोनों के बीच में लगाव बढ़ रहा था। उसका इजहार दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। मैं अपने परिवार पर कोई असर न पड़े इस डर से चुप था। निधि भी इसी डर से चुप थी। लेकिन इस डर के बावजूद दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। एक दिन सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने अपने कमरे में बुलाकर कहा कि आपको आज एक पार्टी से मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। आपकी टिकट बुक है, आप एयरपोर्ट चले जाएं। मैं जैसा आया था वैसा ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। 2 घंटे बाद बेंगलुरु पहुंच गया। गाड़ी बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। 12 बजे की मीटिंग थी क्लाइंट के साथ। मीटिंग अच्छी गुजरी। दोपहर का खाना क्लाइंट के साथ खाकर उससे विदा लेकर सोच ही रहा था कि अब क्या करूं। तभी निधि जी का फोन आया कि आप कहां पर हैं। मैंने कहा कि आज तो बाहर हूं, तो वो बोली कि मैं भी 2 दिन से बाहर हूं। आप कहां हो? मैंने बताया कि बेंगलुरु आया हूं। रात की फ्लाइट है, इसलिए समय काटने की सोच रहा हूं। वो मेरी बात सुनकर बोली कि आज तो मजा आ गया, आप भी यहां पर आ गए हैं, मैं भी यहीं पर हूं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि वो भी यहां पर ही थी। उनकी आवाज फोन पर आई कि आप मेरे होटल आ जाओ। मैंने उनसे होटल का पता लिया और बाहर आकर कैब करके होटल पहुंच गया। शनिवार का दिन होने के कारण भीड़ काफी थी। 9वीं मंजिल पर पहुंचकर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो फौरन ही दरवाजा खुल गया। वो साड़ी पहने खड़ी थी। मुझे अंदर लेकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन हिचक रही थी। मैं समझ रहा था, लेकिन हम दोनों के बीच की शर्म हट नहीं रही थी। कमरे में आकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो भी सामने बेड पर बैठकर बोली, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिजनेस सूट में जंच रहे हैं। कितनों के दिलों पर बिजली गिरी होगी। मीटिंगों में फॉर्मल सूट पहनना मजबूरी है। आपको पहले साधारण कपड़ों में ही देखा है, आज ऐसे देखकर अचरज हुआ। फॉर्मल आप पर जंचते हैं। आज मैं आपको याद ही कर रही थी, इसलिए फोन किया। मुझे क्या पता था कि आप यहां ही मिल जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि कई बार मन की मुराद पूरी हो जाती है। वो बोली कि हाँ, आज तो मन की बात पूरी हो गई है। आप पानी पिएंगे या कुछ और मंगाऊं? मैंने कहा कि पानी से काम चला लूंगा, तो वो मुस्कुराती हुई पानी गिलास में डालने लग गई। फिर पानी का गिलास मुझे देकर बोली कि खाना मंगाऊं? मैंने कहा कि खाना अभी खाकर आया हूं, तो वो बोली कि चलिए बैठकर बातें करते हैं। आज आपसे बहुत सी बातें करने का मन है। मैंने पानी पीते पीते देखा कि निधि की आंखों में अजीब तरह की चमक थी। शायद कोई चाहत थी जो आंखों से पूरी की जा रही थी। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने ये देखकर पूछा कि क्या बात है जो मेरी याद आ रही थी। निधि बोली कि क्या मैं आपको याद भी नहीं कर सकती? मैंने कहा कि बिल्कुल याद कर सकती है, तो बस जानना चाहता था कि किस बात को लेकर याद कर रही थी। वो बोली कि आज मेरे को आपकी याद बस ऐसे ही आ गई। अकेलापन महसूस हो रहा था, तो अपने मित्र की याद आना स्वाभाविक है या नहीं? हाँ, सो तो है, इसीलिए आपको याद किया और आप यहां मेरे पास आ गए। अच्छा किया फोन किया, नहीं तो मैं रात तक ऐसे ही भटकता रहता। मेरे रहते भटकने का क्या मतलब? मुझे क्या पता था कि आप यहां पर हैं। मुझे भी तो नहीं पता था कि आप यहां पर हैं। मैं 2 दिन पहले आई थी, आज जाकर फ्री हुई हूं। बढ़िया है। हाँ, मेरा अपनी मन मर्जी करने का मन कर रहा है। किसने रोका है? निधि बेड से उठी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली कि आप उठकर खड़े होंगे। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब मैं और निधि एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो मेरी तरफ देखकर
बोली कि आपसे प्यार करना है। मैं ये सुनकर हड़बड़ाया तो वो बोली कि डर रहे हैं? नहीं तो फिर घबराहट कैसी? तुम्हें सब पता है फिर भी मुझसे पूछती हो। अपने लिए इतना सा भी नहीं मांग सकती? मांग कर तो देखो। आज मेरे से प्यार करो ना। मैं बहुत उदास हूं। उदास तो मैं भी हूं। फिर मना क्यों कर रहे हो? जिस रास्ते पर चलने को कह रही हो उस पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना थोड़ा सा प्यार दे दो। देख लो बाद में कुछ और मत मांग लेना, मैं दे नहीं पाऊंगा। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मुझसे प्यार कर लिया करो। निधि बोली कि तुम्हें देखकर मैंने बहुत बार कल्पना करी थी कि कब तुम मुझे प्यार करोगे, लेकिन तुमसे इसका इजहार करने में डर लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। इसी डर से इतने समय तक मैंने तुमसे अपनी इच्छा का इजहार नहीं किया। लेकिन आज तुम्हें यहां पर देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मन की बात जुबा पर आ ही गई। बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन हैरानी जरूर हुई थी। तुमको अपने पास देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। नहीं तो इतने वर्षों से मैंने अपने पर रोक लगाना ही तो सीखा है। ये क्या बात हुई? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी मन भरा नहीं है। कुछ देर आराम करो, फिर दोबारा बात करते हैं। निधि उठी और बाथरूम चली गई। मुझे भी प्रेशर बन रहा था। जब वो आई तो मैं भी बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा कि मैं नहाने जा रहा हूं, इसके बाद तैयार हो जाता हूं। निधि ने भी सर हिलाकर मेरा समर्थन किया। मैं बाथरूम में चला गया। नहाकर तन से थकान निकल गई। बाहर आकर कपड़े पहनकर तैयार होने लगा तो निधि बोली कि तुम्हारी फ्लाइट मेरे साथ ही है, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा कि तुम्हारे पास और कपड़े हैं, मेरे पास तो यही है, इसलिए तैयार हो गया हूं। वो बोली कि चलो मैं भी नहा लेती हूं। ये कहकर वो भी नहाने चली गई। नहाकर जब आई तो गीले बालों में सुंदर लग रही थी। मुझे अपने को घुरता पाकर बोली कि पहले तो नजर भी नहीं मिलाते थे, अब क्या नजरों से खाने का इरादा है? मैंने कहा कि पहले तुम दोस्त थी, उसकी मर्यादा का पालन करना था। अब कुछ और बात है। तुम इतने शरीफ नहीं हो जितने ऊपर से दिखते हो। अब ऐसा क्या किया है मैंने जैसे तुम्हें पता ही नहीं? वाह क्या बात है। दोबारा जब मौका मिलेगा तो बताऊंगा प्यार कैसे होता है। अभी कुछ और भी बाकी है। अभी तो शुरुआत है। बड़े खतरनाक आदमी हो, तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। अब तो चाह कर भी मुझसे बच नहीं सकती। बचना कौन चाहता है? निधि ने अपने गीले बालों से गिरता पानी मेरे पर छिड़का और कपड़े पहनने लग गई। रात के 9 बजे हम होटल से निकल गए। 11 बजे की फ्लाइट पकड़कर दोनों वापस अपने शहर आ गए। वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते। कहानी जारी रहेगी।